हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज गाइस हम 12th क्लास का एक टॉपिक करने वाले हैं और ये जो 12th क्लास की सेकंड बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका 5वां चैप्टर है और उसी में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम मैं बताता हूँ, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, वयस्क, पिछड़े और युवाओं की भागीदारी। मतलब यहाँ पर मतदाताओं और जो युवा हैं और जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी जो भागीदारी थी भारत में किस प्रकार बढ़ी। तो ये आपका टॉपिक है, बड़ा खास टॉपिक है। तो देखो, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है और अभ्युत्थान का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि इस जो टॉपिक में आपको बेसिकली पढ़ना है, पहले वो बताता हूँ कि 1950 के बाद जब लोकतांत्रिक पहले चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर 1952 में, तब से लेकर अभी तक जो हमारे यहाँ पर मतदाता थे, लोग थे वर्ग जाति में, आपको भी पता है बटे हुए, तो उनकी जो भागीदारी थी वो किस प्रकार होती थी। मतलब लोकतंत्र में लोग भागीदारी कैसे करते थे, बढ़ चढ़ कर किस प्रकार पार्टिसिपेट करते थे। ये आपका बहुत मेन यहाँ पर चीज़ है जो हमें परखना है, समझना है कि भाई जो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसी रही जब से अभी तक, तो वही हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है, जब किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक, एक मिनट, हाँ, जब किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो उसे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान यानी कि अभ्युत्थान के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी देश में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ जाती है, बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं, भाग लेते हैं, तो वो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कहलाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के बाद यहाँ की राजनीति के इतिहास के आधार पर तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की व्याख्याएं की गई हैं। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में किस प्रकार जो भागीदारी बढ़ी और किस प्रकार एक इतिहास रहा है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का, लोगों की भागीदारी का, उसको 3 चरणों में बांटा जाता है। अभी हम देखेंगे 1950 से 70 के बीच में और 1970 से जाएँ तो 70 के बाद फिर 80 से देखा जाता है और तीसरा 1990 के बाद देखा जाता है। तो ये हैं 1950 से 70 के दशक और 1980 के दशक और 1990 के दशक के तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की जो लहरें हैं वो गिनी जाती हैं। तो फर्स्ट लहर हम करने वाले हैं, प्रथम लोकतांत्रिक जो पुनरुत्थान हुआ था, अभ्युत्थान हुआ था, वो देखो क्या था। अब देखो इधर, हाँ, 1950 के दशक से 1970 के दशक की अवधि को प्रथम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की अवधि कहा जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों में लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय वैश्विक मताधिकारों द्वारा भागीदारी पर आधारित था। अभी क्या था कि 1950 से और 70 के बीच में देखो तो केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर जो मतदाता थे, जो लोग थे वोट डालने वाले, वो बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र, क्योंकि ऐसा लगाया जा रहा था, क्योंकि पहली बार हम लोकतंत्र अपना रहे थे अपने देश में 1947 में, तो ऐसा फील हो रहा था कि कहीं लोकतंत्र हमारे यहाँ पर आ नहीं पाएगा या फिर लोग इसको, इस प्रक्रिया को सही से संचालित नहीं कर पाएंगे। मतलब लोकतंत्र को सफल बनाने में ये असफल कहीं ना कहीं हो सकते हैं। जैसे कि एक पहले धारणा चलती थी, अवधारणा चलती थी कि भैया पश्चिम में ही क्या है, लोकतंत्र विकसित हो सकता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी देश को आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा, मीडिया तक पहुंच लोगों की होनी चाहिए और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर सभी राज्यों में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव का सफल आयोजन भारत के पहले लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का उभान का प्रमाण है। तो ये पहले एक प्रमाण लगाया जाता था, एक अवधारणा लगाई जाती थी कि पश्चिम देश में ही क्या होगा, लोकतंत्र सफल हो सकता है। बट इंडिया में क्या हुआ, आधुनिकीकरण नहीं था, ना ही इतनी अच्छी शिक्षा थी। 17% लोग उस समय साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, उनको कुछ, उनमें से कुछ को तो सिर्फ नाम और हिंदी पढ़ना ही आता था, सही से पढ़े भी नहीं थे। तो ऐसे 17% टोटल लोग थे 1950 में हमारे यहाँ पर। उसके बावजूद भी भारत ने संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक लोकतंत्र की स्थापना की और राज्यसभा और विधानसभा और संसद के बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से आयोजन हुए लोकतंत्र को चुनाव के लिए। मतलब विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए बहुत अच्छी तरीके से बखूबी हमारे यहाँ पर चुनाव हुए और हमने लोकतंत्र को सफल बनाया। तो ये हमारा पहला था जब 1952 में हमारे यहाँ पर संसद के और विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे। तो इस तरीके जो पहली लहर थी उसको हम ये देखते हैं
कि ये पहली लहर में ही शामिल था कि हमारे यहाँ पर पहली बार जब चुनाव होते हैं और कितनी असफल तरीके से लोग उसमें भागीदारी करते हैं और एकदम लोकतंत्र को बाकायदा अमल में लेकर आते हैं। तो ये हमारी पहली लहर मानी जाती है। इसके साथ देखें दूसरी जो लहर थी हमारी, दूसरी लहर में देखते हैं कि भैया दूसरी जो लहर थी वो 1980 के बाद शुरू होती है। 1980 में इसमें क्या था कि दूसरी लहर में पहले क्या थे, सारे लोग भागीदारी करते थे। इसमें क्या था कि एक 1980 में एक स्पेशल या विशेष वर्ग में राजनीति के प्रति रुचि जगती है। जैसे 1980 में आते आते तुम देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ये अनेक प्रकार के जो दलित या कह सकते हैं समूह थे समाज के जो निचले स्तर पर थे, उन्होंने राजनीति में भागीदारी करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक योगेंद्र यादव है, अभी भी हैं ये बहुत अच्छे राजनीतिक वैज्ञानिक या कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांतकार वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है, जिन्होंने 1950 से लेकर 2020 तक का जो भी है वो सारा बहुत बखूबी बताया कि किस तरीके से मतदाताएं वोट दिए, उन्होंने किस प्रकार से मतदाताओं के वोट में या कहें भागीदारी में लोकतंत्र में बदलाव आया और किस प्रकार सामाजिक के किस तबके ने कैसे लोकतंत्र में भाग लिया। तो इसमें बताते हैं योगेंद्र यादव कि 1980 में भैया क्या था, लोकतंत्र में जो भागीदारी थी वो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिक बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो 1977 का जनता पार्टी का जो सरकार बनती है, जब आपातकाल लगता है, उस समय जनता पार्टी के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज़ उठाई जाती है। मंडल कमीशन के नाम से तुमने सुना होगा, कर्पूरी ठाकुर को आप अगर तुमने पढ़ा हो तो इसको जानते होगे, 9वें चैप्टर में। तो बिहार के थे, उन्होंने एक मंडल कमीशन बैठाया था, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जिसको आप जानते हो ओबीसी से जानते हो अच्छे से, अदर बैकवर्ड क्लास। तो इसका भी क्या था, ओबीसी इन सब की ये सारी जातियां क्या हुई, राजनीति में आई, इनको कहीं ना कहीं राजनीति में सम्मान और कह सकते हैं इज्जत मिली, स्वाभिमान मिला और इन्होंने क्या करा, अपने स्वाभिमान और इज्जत को बनाए रखने के लिए राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। बट आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इनको कोई इतना बड़ा लाभ नहीं हुआ, ना ही कोई इनकी राजनीतिक कोई इतनी बड़ी शक्ति इनको मिल पाई, बट इनको एक तवज्जो, एक शक्ति दिखाने का, अवसर दिखाने का मौका मिला, बट आर्थिक कोई इनका आर्थिक गरीबी दूर करना ये सब नहीं हो पाया। इस भागीदारी ने भारत की राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक उदार और सुलभ बना दिया। अब इन सब ने भागीदारी की तो अब क्या हुआ, भारतीय राजनीति में इन लोगों को और ज़्यादा खुलापन मिला। पहले क्या था, दलित और निचली जातियां थी, उनको बहुत कम तवज्जो दिया जाता था, सत्ता होती थी वो अपर कास्ट या कह सकते हैं ऊंची जाति के हाथ में होती थी। तो अब क्या हुआ, 1980 में जब ये लोकतांत्रिक राजनीति का हमारे यहाँ पर स्वरूप बदलता है, जब मतदाताओं को या कहें निचली जातियों को, अनुसूचित जनजाति और जाति को लोकतंत्र में तवज्जो दिया जाता है, आवाज़ उनको वहाँ पर उनकी आवाज़ उठाई जाती है उनके हितों के लिए, तो वो अधिक से अधिक भागीदारी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये द्वितीय लहर के तौर पर जाना जाता है। और हालांकि इन अभ्युत्थान ने इन वर्गों के, खासकर दलितों के जीवन में स्तर में कोई बदलाव नहीं किया था, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। मैंने बताया ना, आर्थिक और कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, गरीबी दूर हो गई, बट इनको राजनीति में भागीदारी, स्वाभिमान और सशक्तिकरण, आगे बढ़ने के और ज़्यादा इनको चांसेस मिले, है ना, अपने आप को समाज में उच्च समान सभी की तरह जीने का एक अवसर मिला, अपने आप को समान तरीके से समाज में रख कर वो एक उच्च जीवन जीने की व्यवस्था में सामने उभर के आए। तो ये सारी उनको चीज़ें हुई, इससे यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन संगठनात्मक और राजनीतिक मंचों में इन वर्गों की भागीदारी ने उन्हें अपने स्वाभिमान को मजबूत करने और देश की लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का अवसर दिया। अब ये क्या हुए, एक साथ संगठित होकर, एक साथ मिलकर भारतीय राजनीति में खुले तौर पर भागीदारी करने लगे और इनको एक स्वाभिमान और इज्जत समाज में मिलने लगी। तीसरा देखो क्या था, तीसरा हम भारत में देखते हैं कि भैया लोकतांत्रिक पुनरुत्थान होता है कि तीसरा जो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान था भारत में वो 1990 में होता है, जब क्या होता है, भारत के द्वारा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण अपनाया जाता है ना। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी है आपके सेकंड बुक में। और जो 1990 में हमने जो निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण अपनाया था, और साथ ही साथ आपके जो वैश्वीकरण चैप्टर उसमें तो नहीं है बट बुक में दे रखा है, 9वें चैप्टर में, सेकंड बुक में। तो क्या था, हमने राजनीतिक इंडिया में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को आरंभ किया। और इन घटनाओं ने क्या हुआ, इसको एक बार समझते हैं। इन घटनाओं ने अर्थव्यवस्था और समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए एक प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण किया। अब क्या हुआ, पहले क्या था कि जो जितने भी बाजार व्यवस्था थी या जो उद्योग थे वो केंद्र या सरकार के हाथ में होते थे, सार्वजनिक होते थे। अब क्या हुआ, जब निजीकरण आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो वहाँ पर कंपनियाँ लगने लगी। अब इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मतलब एक ऐसी बाजार का
उद्भव हुआ, जहाँ पर लोग कंपटीशन कर रहे थे अपने अपने कंपनियों को, अपने अपने उत्पाद को एक दूसरे के सामने खड़े होकर उसका व्यापार कर रहे थे, या फिर कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा को उभार रहे थे। क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब ही आती है जब निजी तौर पर व्यक्तियों को, लोगों को ये छूट दे दी जाती है कि वो अपने मन से जो मर्जी करना चाहते हैं, जो करें, और जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस प्रकार तीसरे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस प्रकार जो तीसरा जो लोकतंत्र का पुनरुत्थान था वो सामने उभर के आता है। इसमें क्या होता है, जो युवा थे वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हमारी राजनीति में। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी अधिक सुनिश्चित होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान एक प्रत्यक्ष चुनाव बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जो सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है, बल्कि योग्यता के अस्तित्व पर आधारित है। अब इसमें देखो इसका मतलब क्या है। अब क्या हुआ कि अब जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉम्पिटेटिव कह सकते हैं, एक कंपटीशन बढ़ गया बाजार अर्थव्यवस्था में, और चुनाव में भी एक अलग प्रकार की रणनीति या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा नजर आई। युवाओं को लेकर, नीतियों को लेकर अलग अलग पार्टी ने अपनी अपनी नीतियों को अपने अपने पक्ष में डालने की कोशिश की। इस तरीके से प्रतिस्पर्धा नजर आती है। और ये किस पर आधारित था, ये सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि योग्यता। और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये नहीं था कि भाई एक पक्ष के पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जनशक्ति है तो वो उसकी बात मानी जाएगी, बल्कि यहाँ पर योग्यता पर जोर दिया गया कि जिसके एबिलिटी होगी, जिसके पास टैलेंट होगा, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बाजार में क्या होता है, जिसके पास अच्छी चीज़ होती है, जिसके पास अच्छी क्वालिटी का कोई उत्पादन होता है, उसी को तो प्रिपेयर करा जाता है। बल्कि इसको करा जाता है कि किसी के पास बहुत सारा सामान है या माल है, उसको लोग थोड़ा ना चॉइस करते हैं। चॉइस उसको करते हैं कि भाई जो क्वालिटी दे रहा है, जो अच्छी योग्यता वाला है, टैलेंटेड है, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया। और यह भारत के चुनावी बाजार में 3 बदलाव को रेखांकित करता है, राज्य से बाजार तक, और सरकार को शासन तक, और राज्य के नियंत्रण के रूप में राज्य फैसिलिटेटर के रूप में। अब क्या हुआ, राज्य से बाजार तक, मतलब राज्य जो था बाजार से जुड़ने लगा, नीतियाँ बनाने लगा, और सरकार में, शासन में भी इसका कहीं ना कहीं बदलाव नजर आया। और राज्य से नियंत्रण के रूप में, राज्य फैसिलिटेटर के रूप में। अब राज्य नियंत्रण भी कर रहा था और फैसिलिटी भी लोगों को दे रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, काफ़ी सारी चीज़ें ये सामने निकल के आती हैं। क्या हो गया ये 1 मिनट यार, फ़ोन भी ना गड़बड़ कर रहा है। हम इधर थे। अब देखो इसके अलावा क्या था भारतीय राजनीति में, इसके अलावा तीसरी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहते थे जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसमें इसके द्वारा क्या था कि अब यहाँ पर क्या हुआ तीसरी लहर में कि युवाओं की भागीदारी अधिक बढ़ी। रोजगार को लेकर, इन सब को लेकर लोगों ने, जो युवा थे, उन्होंने सरकार, शासन की व्यवस्था की तरफ अपने लिए कुछ मांग की, डिमांड की, और उसके लिए उन्होंने भारतीय राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी ली। क्योंकि युवाएं क्या होते हैं, युवा किसी भी देश की जनशक्ति होते हैं। तो जब वो युवा जागता है, डिमांड करता है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब वो अपने हितों के प्रति जागरूक हुए और उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर खुलापन आया था, वहाँ पर लोग, जो युवा चाहते थे कि सरकार उनके लिए कुछ करे, सरकार उनके लिए एक रोजगार के अवसर, इन सबको क्या करे, मुहैया कराए। तो इस तरीके से क्या होता है, युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ती है। और तीसरी चुनावी जो लहर थी पुनरुत्थान की, उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ती है। और भारत की समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति में विकास और शासन दोनों के लिए अपनी बढ़ती चुनावी वरीयता को देखते हुए वास्तविक गेम चेंजर्स के रूप में उभरे हैं। जो युवा हैं आज पूरी अर्थव्यवस्था को चेंज करने के रूप में, या कह सकते हैं चुनावी राजनीति को चेंज करने के मतलब करने वाले के तौर पर देखे जाते हैं। अगर देखा जाए तो युवा क्या होते हैं, युवा अगर जाग गया, युवा अगर किसी चीज़ के मुद्दे के प्रति, सरकार के प्रति आकर्षित हुआ या फिर क्रोधित हुआ, तो या तो सरकार गिरेगी या तो एक नई सरकार, अच्छी सरकार सामने आएगी। मान लो सपोज करो कि 1973-74 में क्या हुआ था, युवाओं ने तो आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। उसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी बिल्कुल मतलब ऐसी हालत में आ जाती है, उन्हें आपातकाल लगाना पड़ता है। सपोज करो कि अभी मोदी जी की सरकार है, अब रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, है ना, 2020 की 21 की बात है। अब इस समय रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अगर युवाओं को लगेगा कि भैया वो लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं, अब उनने क्या करा कि अपने हितों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, सरकार के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, सरकार फिर सतमस्तक हो जाएगी।
यह सरकार को गिरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा उनके सामने। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र में 1990 के बाद देखा गया कि युवाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो ये था हमारा तीनों जो लोकतंत्र का अभिनुत्थान या पुनरुत्थान। और अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। और काफ़ी मेहनत से बनाया ये मैंने नोट्स पीपीटी, तो आप इसको नोट कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, मददगार साबित होगा पेपर के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।